हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में 2024 का मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ निर्देश देखते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए, रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, यहां पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखते हैं। लिखा गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे, जो यूरासिल होता है, कौन सा यूरासिल होता है, वो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही होगा, सेकंड सही होगा, जिसे हम कहते हैं यूरासिल। यूरासिल डीएनए में उपस्थित नहीं होता और थाइमिन आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, एक सही होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दात्र कोशिका आरक्तता किस उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही होगा, एक सही होगा। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। तो यहां पर लघु बीजाणुधानी के अंदर निर्मित होते हैं। किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही होगा, ए सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके से यहां पर 4 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं। हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहला जो दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे, मलेरिया रोग का जो संचरण होता है मादा एनाफ्लीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एनाफ्लीज के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा फैलेगा, ये एनाफ्लीज के द्वारा फैलेगा। मादा एनाफ्लीज क्या होता है, मलेरिया रोग का वाहक होता है। पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। तो यहां पर पीसीआर का हो जाता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। यहां पर इसका जो पूरा नाम हो जाएगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होता है। श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है पीसीआर का पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। यहां पर अगर देखेंगे ट्रांसजेनिक पूछा गया, तो ट्रांसजेनिक जीन में होती हैं ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक गाय। यहाँ पर बकरियां भी होती हैं, रैबिट्स होते हैं, फिश होते हैं, मंकीज होते हैं, फ्रॉग होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर पारजीनी जंतु दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेगा पारजीनी जंतु। आगे लिखा गया है, पुष्पों के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए होते हैं, कीट परागण के लिए यहाँ पर उपयुक्त होते हैं। किसके लिए, कीट परागण के लिए। कीट परागण के लिए उपयुक्त होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो उसमें जो हरे पादप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, या उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। आगे दिया गया है यहां पर अगला क्वेश्चन,
अपघटन को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो हम अपघटन देखते हैं, क्या होता है अपघटन। तो यहां पर जो मृत जीव शरीर होता है उसके शरीर के कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है अपघटन कहलाती है, जो कवक और जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो अपघटन की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे, पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीव अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत शरीर को अपघटक जिन्हें हम डीकंपोजर्स कहते हैं, इनके अवयवों में तोड़ देते हैं। अपघटक इनके अवयवों में तोड़ देते हैं। जैसे केचुआ खेतों व बगीचों में जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ मिट्टी को भी वहां पर क्या करता है? भुरभुरा बना देता है। इस कारण केचुए को किसान का क्या कहते हैं? किसान मित्र कहते हैं। तो इसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषक पदार्थों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम अपघटन कहते हैं। जब किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक पदार्थों में खंडित किया जाता है तो खंडित करने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है, जो किसके द्वारा होता है? अपघटक के द्वारा होता है। आगे दिएगा पौधों के मृत अवशेष जैसे छाल, पत्तियां, पुष्प तथा प्राणियों के मृत अवशेष मल सहित अपरद बनाते हैं। यहां पर मल सहित क्या बनाते हैं? अपरद बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। जो किसके लिए? अपघटन के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अपघटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण खंडन, निच्छालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण होते हैं। तो यहां पर इस तरीके से जो अपरद होता है, अपरद का भी क्या करते हैं? कुछ अपरदहारी होते हैं जो उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो अपरदहारी का जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पर केचुआ ही होता है। तो अपरद क्या होते हैं? जो जीवों के मृत शरीर होते हैं उनका मल होता है तथा वृक्षों से टूटी हुई पत्तियां हैं, पुष्प हैं, उनकी छालें होती हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अपरद कहलाते हैं। और इनको तोड़ने का काम कौन करता है? जैसे एग्जाम्पल में केचुआ होता है, वो अपरदहारी कहलाता है। और इस अपघटन की प्रक्रिया में जो बहुत सारे चरण होते हैं उनमें दिया गया सबसे पहले खंडन, निच्छालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी गई है अपघटन की, कि इस प्रकार अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक पदार्थों में खंडित करने में सहायता करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो किण्वित पेय पदार्थ का नाम विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब के सब क्या होते हैं? किण्वित पेय पदार्थ होते हैं। तो हम यहाँ किण्वित पेय पदार्थ की बात करते हैं। तो किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। इसके लिए ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि ईस्ट के द्वारा जौ का रस जो होता है बियर बनता है, उससे फलों का रस से ब्रांडी बनती है, अनाज के रस से किण्वन के द्वारा विस्की बनाई जाती है और सेब के रस से क्या बनाया जाता है? वोडका बनाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे क्या दिए गए हैं? किण्वित पेय पदार्थ दिए गए हैं, जो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? किण्वित पेय पदार्थ का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर अगला दिया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी पर एक कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखना है। यहां पर अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये पात्र निषेचन है। ये क्या है? एक प्रकार से पात्र निषेचन है। और पात्र निषेचन से तात्पर्य है कि शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियां निर्मित करना व निषेचन करना। तो यहां पर क्या किया जाता है? यहां एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उस टेस्ट ट्यूब में शरीर के भीतर जैसी स्थितियां क्या की जाती है? इस टेस्ट ट्यूब में निर्मित की जाती है। उसके बाद क्या करा जाता है? यहां पर निषेचन की क्रिया कराई जाती है।
तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर शरीर के भीतर जैसी शरीर के बाहर क्या कराई जाती है, एक स्थिति निर्मित की जाती है और उसमें अंडाणुओं और शुक्राणुओं अर्थात निषेचन की प्रक्रिया को एक पात्र में कराया जाता है। इसीलिए इसे पात्र निषेचन कहते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी जानी जाती है। यही विधि क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी लोकप्रिय होती है। तो यहां पर देखेंगे, इस तकनीकी में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष के शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में एकत्रित किया जाता है। एक प्रयोगशाला में जो दाता स्त्री होती है उसके अंडे को और जो दाता पुरुष होता है उसके शुक्राणुओं को लिया जाता है और इसके बाद अनुकूल परिस्थितियों में निषेचन कराकर युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है अनुकूल परिस्थितियां बना करके और युग्मनज जाइगोट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरण की यहाँ पर फिर उसके बाद जब टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बन जाता है तो स्थानांतरण किया जाता है और स्थानांतरण की दो विधियां होती हैं। दो विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जा सकता है और वो विधियां हैं अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण। एक तो इस जाइगोट को हम कहां पर स्थानांतरित करने का काम करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने का काम करेंगे या डिंबवाहिनी अंडवाहिनी में स्थानांतरित करने का काम करेंगे। और दूसरा इसे कहां पर, यूट्रस में गर्भाशय में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो किस स्टेज में हम इसे जाइगोट को किस अवस्था में हम अंडवाहिनी में स्थानांतरित करते हैं और किस अवस्था में हम यूट्रस में अर्थात गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम IFT की बात करते हैं, IFT ZIFT की बात करते हैं तो यहां पर दिया गया इसे युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। शॉर्ट फॉर्म में आपसे नाम भी पूछा जाता है ZIFT। तो ZIFT को क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कहां पर, इस्थमस और एम्पुला के जोड़ पर जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है वहां पर जब युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर तक का होता है तो इस भ्रूण को ले जाकर के कहां पर, अस्थमस और एम्पुला के जोड़ पर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसे हम ZIFT भी कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं। अगला दिया गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इस तकनीकी में जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो 8 से अधिक ब्लास्टोमियर का होता है, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है और इस भ्रूण को तब कहां स्थानांतरित किया जाता है, गर्भाशय में। जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होगा तो हम गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे और जब 8 ब्लास्टोमियर तक होता है तो हम उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, अंडवाहिनी में स्थानांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर बताइए। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर बताइए। तो यहां पर समयुग्मजी को देखते हैं। सबसे पहले, जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन कैसे होंगे, समान प्रकार के होते हैं, तब उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी दो जीन है, किसके लिए है, एक लक्षण लंबापन के लिए। लंबापन के लिए कौन सी जीन, कैपिटल टी। दोनों जीन कैसी हैं, समान हैं, तब ये क्या कहलाती हैं, समयुग्मजी। या जैसे बौनापन के लिए स्मॉल टी दो जीन हैं, दोनों कैसी हैं, समान हैं, तब ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी। तो यहां पर एक लक्षण के लिए दो जीन समान प्रकार के होते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। हम देखते हैं विषमयुग्मजी। यदि एक ही लक्षण के लिए दोनों जीन असमान अर्थात अलग अलग होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी कहते हैं। यदि एक ही लक्षण के लिए दो जीन असमान या अलग अलग होते हैं तो इसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, एक संकर लंबा पौधा है जिसके लिए क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ही लक्षण है संकर लंबे पौधे के लिए, लेकिन दोनों जीन कैसी है, असमान है, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है।
तो इस तरीके से यहाँ पर समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अगर हम बहुभ्रूणता या पॉलीइम्ब्रियनी की बात करते हैं तो एक बीज के भीतर एक से अधिक भ्रूण बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज के भीतर एक से अधिक भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के बीजों में देखा था। बहुभ्रूणता अधिकांशतया अनावृत बीजियों में पाई जाती है। कुछ एंजियोस्पर्म जैसे संतरा, नींबू तथा तंबाकू आदि में भी पाई जाती है। तो अगर हम समझते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होता है, तो एक बीज के भीतर जब एक से अधिक भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता को सबसे पहले डिस्कवर करने का काम किया था तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के बीजों में देखा था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले वर्तिकाग्र होता है, फिर वर्तिका होता है, फिर अंडाशय होता है। यहां पर ये देखेंगे स्त्री केसर का डायग्राम दिया गया है। ऊपर की तरफ क्या है, वर्तिकाग्र है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र है। और बीच में क्या है, स्टाइल है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नीचे की तरफ क्या है, अंडाशय है। नीचे की तरफ क्या है, अंडाशय है। तो ये किसका है, एक डायग्राम है ये किसका, स्त्री केसर का। तो यहाँ 3 ही भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 ही भाग होते हैं। ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, बीच का भाग वर्तिका, नीचे का भाग अंडाशय। और इसके अंदर एक डायग्राम होता है, एक होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड उपस्थित होता है। तो ये क्या कहलाएगा, स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। तो अगर पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले कौन सी ग्रंथि होती है, तो यहां पर सबसे पहले शुक्राशय होती है। यहां पर सबसे पहले ग्रंथि की बात करेंगे तो यहां पर क्या दिया जाएगा, शुक्राशय दिया जाएगा। दूसरा प्रोस्टेट होता है। पहला क्या हो जाएगा, शुक्राशय हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी। और तीसरा यहाँ पर क्या होती है, काउपर ग्रंथि हो जाती है। तो इस तरीके से शुक्राशय और प्रोस्टेट और काउपर यहाँ पर क्या होती हैं, 3 ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर बताइए। प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। अगर हम प्राथमिक उत्पादकता की बात करते हैं तो हरे पादपों द्वारा समस्त संश्लेषित कार्बनिक भोज्य पदार्थों को संचित करने को ही प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता की दर कहते हैं। आगे दिया गया द्वितीयक उत्पादकता, जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है। जब किसी समुदाय में संचित किए गए पदार्थों की जो मात्रा होती है प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है, तो इससे समुदाय के जीवभार में वृद्धि होती है। और समुदाय के जीवभार में इस वृद्धि को ही हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। और यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता में हरे पादपों के द्वारा समस्त संश्लेषित कार्बनिक भोज्य पदार्थ को संचित करने को ही प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। अगर हम प्रतिबंधन एंजाइम की बात करते हैं तो प्रतिबंधन एंजाइम देखेंगे तो एक एक्सोन्यूक्लियेज होता है और दूसरा एंडोन्यूक्लियेज होता है। जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो डीएनए के बाहरी छोरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का काम करता है। यहां पर देखेंगे एक डीएनए का ऐसे जो डायग्राम होता है,
इनके बीच में लगे हुए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनके बीच में जो लगे हुए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको जो प्रतिबंधन एंजाइम का एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, उनको क्या करता है, ये बाहर से कट करके निकालने का काम करता है, बाहर से कट करने का काम करता है। और यहाँ पर जो दूसरा एंजाइम होता है, अंतः न्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो एक विशेष अनुक्रम अर्थात पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, एक आणविक कैंची कहलाती है। एक क्या कहलाती है, आणविक कैंची कहलाती है। ये डीएनए के बाहरी छोरों से और डीएनए को विशेष स्पेसिफिक पॉइंट पर भी अर्थात पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या विलोम पद पर भी काटने का काम करता है। तो इस तरीके से ये प्रतिबंधन एंजाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूली विकर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अनुकूली विकर्ण देखते हैं क्या होता है। अनुकूली विकर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अनुकूली विकर्ण, अनुकूली विकर्ण हम देखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं। तो यहां देखेंगे एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न नई प्रजातियों के निर्माण एवं विकास का प्रक्रम एक सामान्य पूर्वज से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूली विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूली विकर्ण कहते हैं। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न नई प्रजातियों के निर्माण एवं विकास का प्रक्रम एक सामान्य पूर्वज से, एक सामान्य पूर्वज से क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में नई नई जातियों का क्या होता है, विकास एवं निर्माण होता है। और यही एक सामान्य पूर्वज से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में क्या हो जाती हैं, प्रसारित हो जाती हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूली विकर्ण कहलाती है। एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें एक सामान्य पूर्वज होता है। इस सामान्य पूर्वज से क्या होती हैं, नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। और ये नई नई जातियां क्या होती हैं, बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर के क्या होती हैं, फैल जाती हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूली विकर्ण कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया, अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी कीजिए। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा फल जिसका निर्माण क्या होता है, बिना सिनगैमी और मियोसिस क्या होता है, निषेचन के बिना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास होता है, फल का विकास हो जाता है, बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है, अनिषेक जनन या अनिषेकी फलन कहलाता है। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है, जैसे अंगूर। तो जो अंगूर होता है, अंगूर का जो निर्माण हो रहा है वो बिना निषेचन के हो रहा है, बिना निषेचन के हो रहा है। इसीलिए अंगूर को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। और अंगूर के बनने की क्रिया या अंगूर में बिना निषेचन के बनने की जो क्रिया होती है उसी को अनिषेकी जनन कहा जाता है। अंगूर में बीज का निर्माण नहीं होता है। यह पार्थिनोकार्पिक एक नेचुरल होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। तो यहाँ पर केला भी इसका एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, केला भी इसका एग्जाम्पल होता है। केला एक प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। क्या होता है, केला एक प्राकृतिक अनिषेकी फल होता है। तो यहां पर अनिषेक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही किसका निर्माण होता है, फल का विकास हो जाता है और फल में बीज का भी निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अपसारी विकास क्या होता है, इसे उदाहरण के द्वारा समझाना है। अगर हम अपसारी विकास की बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं, एक ही पूर्वज जाति के जीवों का जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित हो जाना क्या कहलाता है, अपसारी उद्विकास कहलाता है।
मीन्स एक ही पूर्वज जो होता है, एक ही पूर्वज की जो जातियां होती हैं वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाती हैं और वो जिस वातावरण में जाती हैं उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वो विकास कौन सा कहलाता है, अपसारी विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी विकास कहलाता है। अर्थात एक ही पूर्वज जातियों के जीवों का भाव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित होना ही क्या कहलाता है, अपसारी विकास कहलाता है। अभिसारी विकास देखते हैं, इसी में अभिसारी विकास भी देख लेते हैं। अभिसारी विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पर दिया गया विभिन्न पूर्वज व जातियों के सदस्य जो निकटवर्ती नहीं हैं, जो निकटवर्ती क्या होते नहीं होते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप से दिखाई देते हैं, ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं। यहां पर दिया जा रहा है कि विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य, अलग अलग पूर्वज व अलग अलग जातियों के सदस्य जो निकटवर्ती ही नहीं होते हैं, लेकिन जब वो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तो समान रूप से दिखाई देते हैं, तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं। तो इस तरीके से अभिसारी और अभिसारी विकास भी क्या है, 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर देखते हैं, अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए का मतलब यहां पर टीआरएनए से है। किससे है, यहां पर टीआरएनए से, जिसे हम स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यहां पर अगर टीआरएनए की बात करते हैं, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, तो टीआरएनए कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। कोशिकाओं में लगभग कितने प्रकार के, 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% होता है। जो टोटल आरएनए होता है उसका जो परसेंटेज होता है, ये लगभग 15% ही होता है। 15% ही क्या होता है, भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। आरएनए के 100% में से क्या करता है, 15% ही क्या होता है, टीआरएनए होता है। टीआरएनए का जो काम होता है, टीआरएनए अमीनो अम्लों को ढोकर के राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। जो राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तक कोशिका द्रव्य से सिलेक्ट करके जो लाने का काम करता है, वो कौन करता है, टीआरएनए करता है। और कोशिकाओं में लगभग ये टोटल आरएनए का कितना परसेंट पाया जाता है, 15% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 15% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ओपियाइड्स ड्रग को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ओपियाइड्स क्या होता है, ओपियाइड ड्रग क्या होता है, एक उदाहरण के द्वारा इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। यहां पर अगर हम ओपियाइड की बात करते हैं, तो ओपियाइड एक प्रकार से एक नशीला पदार्थ है जो अफीम के पुष्पी अफीम के पौधे के लैटेक्स से प्राप्त होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार से एक नशीला पदार्थ होता है जो अफीम के पौधे अर्थात पैपावर सोमनिफेरम के लैटेक्स से प्राप्त होता है। इसे सामान्य भाषा में स्मैक, ब्राउन शुगर, हीरोइन आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर की समस्त क्रियाओं को भी मंद कर देता है। और यहां पर ओपियाइड जो दिया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। अगर यहां पर देखेंगे आरेखीय चित्र इसका, तो यहां पर इसका ऐसे पिरामिड बनता है सीधा। यहां पर सबसे नीचे उत्पादक होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होता है, फिर ऊपर क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। नीचे क्या होगा, उत्पादक होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उसके बाद क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, उसके बाद क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो जो इसका विभिन्न पोषण स्तरों का जो आरेख होता है इसी तरीके से बनता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर
एक निबंध लिखना है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी में, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है। यहाँ पर अगर हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी देखेंगे तो खाद्य उत्पादन के वृद्धि हेतु निम्न विकल्प हैं। जैसे यहाँ पर कार्बनिक कृषि दी गई है, रासायनिक कृषि, रसायन आधारित कृषि दी गई है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि दी गई है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि कार्बनिक कृषि, तो इस कृषि में फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव पीड़कनाशी, जैव उर्वरक व जैव नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा फसली पौधों को आनुवांशिक रूप से विकसित करके भोजन की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में, कार्बनिक कृषि में क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव पीड़कनाशी का, जैव बायोपेस्टिसाइड, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर व जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा फसली पौधों में आनुवांशिक रूप से विकसित करके, फसली पौधों को किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड करके भोजन की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। भोजन की मात्रा में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। रसायन कृषि, रसायन आधारित कृषि देखेंगे, अगर हम उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के पश्चात भी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। रासायनिक आधारित कृषि में क्या होता है, उत्पादन अत्यधिक होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद भी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरक, जिसे हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जो बहुत ही महंगे होते हैं। और यह कृषि रसायन मृदा, जल, भोज्य पदार्थों को भी अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बनिक कृषि को क्या किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही कार्बनिक कृषि को, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को क्या किया जा रहा है, अब प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आनुवांशिकता, रूपांतरित फसल आधारित कृषि, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो अगर हम जब इसकी बात करते हैं तो ऐसे सजीव ब्रैकेट में दिया गया पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीनोम स्थानांतरण द्वारा, जिनके जीनोम किसके द्वारा, स्थानांतरण द्वारा परिवर्तित किए जा रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जीन्स को स्थानांतरण के द्वारा क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे कवक, ऐसे जीवाणु, ऐसे पौधे जिनके जीन को ही क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण विधि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उन्हीं पौधों को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा कहते हैं या आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और आगे देखते हैं, वह जीन जो दूसरे सजीवों में अर्थात जीवधारियों में उसको मॉडिफाइड करने के लिए कृत्रिम रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्रवेश करवा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीन कहते हैं। जंतु को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए जो जीन एक दूसरे से कृत्रिम रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्रवेश कराते हैं, वो जीन क्या कहलाती है, ट्रांसजीन कहलाती है। और जिस जीवधारी में इस जीन को ट्रांसमिट कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा, उसे हम ट्रांसजेनिक या पारजीनी जीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक या पारजीनी कहते हैं। वे फसल जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा ट्रांसजीन प्राप्त करती हैं, उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित फसल या जीएम फसल भी कहते हैं। हम देखते हैं कि इन फसलों के लाभ क्या होते हैं, जीएम फसलों के लाभ क्या होते हैं। अगर हम जीएम फसलों के लाभ की बात करेंगे तो जीएम पौधे एवं फसलों को उत्पन्न करने में कम समय लगता है। तो बहुत कम ही समय में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं बहुत कम समय में ही तैयार हो जाती हैं। अगला जो लाभ है, अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूख, लवण, ताप के प्रति क्या होती हैं, बहुत अधिक सहिष्णु सहने की क्या होती है, इन फसलों में क्षमता होती है। अगला दिया गया, रासायनिक उर्वरक व पीड़कनाशों पर निर्भर नहीं होती। ये किसी भी केमिकल पर, किसी भी पीड़कनाशी पर, किसी भी फर्टिलाइजर पर ये डिपेंड नहीं होती हैं। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मृदा उर्वरता समापन क्या होता है, रुकता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त नहीं होती है।
अगला दिया है खाद्य पदार्थों में पोषक स्तर अधिक होगा। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है। और अगर ट्रांसजेनिक पादपों की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है बीटी पादप। सबसे पहले क्या दिया गया? बीटी पादप। अगर हम बीटी पादप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर हम बीटी फसलों की बात करते हैं, बीटी पादप की बात करते हैं, तो जो बीटी पादप होता है, यहां पर बीटी क्या है? बीटी एक जैव विष होता है जो बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के जीन से निर्मित होता है। इस जीन को निकाल करके जिस पौधों में जीन इंसर्ट किया जाता है तो वहां पर वो पौधा क्या कहलाता है? बीटी पौधा कहलाता है। तो यहां पर देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। रीजंस, क्योंकि ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं, पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का क्या है? जीव विष है जिसे बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से निर्मित करते हैं। बीटी जीव विष की जीन को इस बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस के शरीर से, इस बॉडी से, जीवाणु के इस बॉडी से निकाल करके जीन को पौधों में स्थानांतरित कर देते हैं। इससे पौधे में प्रतिविष बनने लगता है और किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार की फसल को हम क्या कहते हैं? बीटी फसल कहते हैं। बीटी फसल में बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान आदि होते हैं। तो यहां पर एक बार फिर से समझते हैं, जो बीटी फसल होती है, जो बीटी फसल होती है, बीटी फसल में बीटी जीन को स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात एक बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस नामक जीवाणु होता है जिसकी बॉडी में बीटी जीन होती है। उस जीन को निकाल करके अगर पौधों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उस पौधे में किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब ऐसे फसल को हम क्या कहते हैं? बीटी फसल कहते हैं। यहाँ पर बीटी फसल के क्या दिए गए हैं? एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर बीटी फसल के क्या दिए गए हैं? एग्जाम्पल दिए गए। एक बीटी कपास है, बीटी मक्का होता है, बीटी धान इत्यादि दिए गए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखते हैं बायोगैस क्या है। अगर हम बायोगैस संयंत्र की बात करते हैं तो बायोगैस संयंत्र एक टैंक होता है। एक क्या होता है? बायोगैस संयंत्र एक टैंक होता है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है। जो 10 से 15 फीट क्या होता है? गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित और गोबर की अस्तरी भरी जाती है। एक क्या होता है? एक टैंक होता है जिसमें गोबर की अस्तरी भरी जाती है और अस्तरी के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा होता है। एक सचल क्या रखा होता है? ढक्कन रखा होता है। बायोगैस संयंत्र में से एक निकास होता है। बायोगैस संयंत्र में से क्या होता है? एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इस पाइप की सहायता से आसपास के घरों में पूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्दनी दूसरे निकास के द्वारा बाहर निकाल ली जाती है, दूसरे निकास के द्वारा बाहर निकाल ली जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मात्रा में मिलता है, जहां बड़ी मात्रा में पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों को अधिक बनाया जाता है। बायोगैस के अगर लाभ की बात करते हैं तो बायोगैस के निम्न लाभ होते हैं। बायोगैस एक प्रदूषण रहित नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। यह ऊर्जा रूपांतरण का प्रभावी उपाय है। यह वातावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाए रखता है। यह विकेंद्रीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत है और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के जैव क्षयकारी पदार्थों को क्रियाकारी रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह ग्रामीण अंचल में रोजगार प्रेरक भी होता है और घरेलू अपशिष्ट तथा जैव अपशिष्टों को स्वस्थ प्रकार से अपघटन भी किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में उत्पन्न कार्बनिक खाद्य को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्रयुक्त भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि आगे इसकी गैस की कमियां क्या हैं। गैस में
कमी बायोगैस में कमियां क्या हैं तो देखेंगे। बायोगैस में निम्नलिखित 5 कमियां पाई जाती हैं। बायोगैस संयंत्र को सभी स्थानों पर लगाना संभव नहीं है। बायोगैस में उपस्थित कुछ गैसें धातु पदार्थों से क्रिया करके उनका अपक्षय करती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह बड़े औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न ऊर्जा की अपेक्षा अधिक आकर्षक नहीं होती है।